हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में अभी तक जो हम क्लास 12 का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसी का एक नेक्स्ट पार्ट डेथ ऑफ ए पार्टनर के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि चाहे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का टाइम हो या फिर रिटायरमेंट के टाइम पर हम देखते हैं कि हमें काफ़ी सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करनी होती है। जैसे कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना होता है, आपको गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना होता है। इसके साथ साथ आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना होता है और आपको एक रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है, जो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर भी हमने पढ़ा है कि एडमिशन के बाद भी हमने दोबारा से एक बैलेंस शीट प्रिपेयर की है। क्योंकि चाहे हम एडमिशन के टाइम पर अपनी सारी एसेट्स एंड वैल्यूज को रीवैल्यूएट करते हैं या फिर हम डेथ या रिटायरमेंट के टाइम पर भी उनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज को दोबारा से रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट करते हैं, तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना होता है जिसके बिहाफ पर फिर हम उनका एक कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं एंड लास्ट हम रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो डेथ ऑफ पार्टनर के केस में भी आपकी मोस्ट ऑफ द जो भी एडजस्टमेंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है दैट विल बी सेम अदर देन टू एडजस्टमेंट। फर्स्ट ये है कि जब आपका एक कोई पार्टनर जिसकी डेथ हो जाती है तो उसका उस टाइम जब उसकी डेथ होती है तो उसका बिजनेस के अंदर कितना शेयर था, प्रॉफिट या लॉस जो भी, तो हमें वो कंप्यूट करना होता है कि हमें उसके एग्जीक्यूटर को या उसके नॉमिनी जो हम बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में एग्जीक्यूटर हम बोल रहे हैं कि उसको क्या पे करना है, आपको उसके फैमिली मेंबर को जिस भी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसको हमें कितना शेयर उसका प्रॉफिट या लॉस का पे आउट करना है। प्रॉफिट है तो डेफिनेटली पे करेंगे और लॉस है तो उससे रिकवर करना होगा। सेकंड है कॉम्पिटिशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू द डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर, फिर वो अमाउंट कैलकुलेट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कैलकुलेट किया कि उसका शेयर कितना है प्रॉफिट या लॉस में। सेकंड जो टोटल एक ओवरऑल अमाउंट ड्यू है वो उसको कितना पे आउट करना है हम वो कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम एक रिटायरमेंट की बात करते हैं तो रिटायरमेंट फिर भी हमें पता होता है कि एक पार्टनर की मतलब जैसे आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में या कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद या एज के बाद एक डेट डिसाइड होती है कि इस डेट को वो रिटायर होंगे। तो सेम एज इट इज जब बिजनेस में कोई पार्टनर रिटायर होता है दैट में भी प्लान कि इस डेट को एक पार्टनर ने रिटायर होना है, बट डेथ का किसी को भी कोई एक आइडिया भी नहीं होता, मतलब इट इज अनप्लान्ड। तो डेथ कभी भी किसी भी डेट को हो सकती है, उसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। तो इन केस अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर दो सिचुएशन होती है कि अगर आप जब रिटायर करता है एक पार्टनर, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये एज्यूम करते हैं अकाउंटिंग पीरियड में कि रिटायरमेंट में भी जब आपका क्लोजिंग हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है, तो आप 31 मार्च को रिटायरमेंट लेंगे क्योंकि उस टाइम पर आपके अकाउंट्स की क्लोजिंग भी होगी तो आपके फाइनल अकाउंट्स आप प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे। तो एक ओवरऑल आप वहां से कंक्लूजन निकाल लेते हो, तो आपको मीन्स कोई एडजस्टमेंट या कोई दोबारा से अकाउंट प्रिपेयर करने की नीड नहीं है ओवरऑल, क्योंकि हम उस टाइम पे हर एक अकाउंट दोबारा क्लोजिंग कर रहे हैं, अकाउंट्स रेडी कर रहे हैं, तो आप वहां से अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर का कितना शेयर बनेगा, क्योंकि हमारी उस डेट पर एक बैलेंस शीट प्रिपेयर हो रही है। बट अगर मैं डेथ की बात कर रही हूँ, मैंने जैसे आपको बताया कि ये कोई प्लान नहीं होती और इसकी कोई हमें एस्टिमेशन डेट नहीं पता होती, तो वो किसी भी डेट को हो सकता है। अब ये कंपलसरी नहीं है कि जिस डेट पर आपकी डेथ हो, किसी भी पार्टनर की डेथ हो रही है बिजनेस के अंदर, तो उस डेट पर क्या हम दोबारा से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। नॉट पॉसिबल एवरी टाइम कि अगर आपने 31 मार्च को ईयर एंड क्लोज किया, अपनी बैलेंस शीट अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए, तो अगर मे भी 1 मई को किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो ये बिजनेस के लिए इजी नहीं कि वो दोबारा से अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करे। हो भी सकती है ऐसी सिचुएशन कि वो उस डेट पे अकाउंट प्रिपेयर करे, otherwise it is not compulsory for a business to prepare accounts again to check the partners deceased partner share in the profit or what the amount is to be paid to the डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर। इसलिए हमारे पास यहाँ पर उसके शेयर को हमने कैसे कंप्यूट करना है या ओवरऑल बिजनेस के अंदर कितना अमाउंट उसका बन रहा था जिसे पे आउट करना है,
उसके लिए आपके पास दो सिचुएशंस हो सकती हैं। वो देखते हैं हम क्या सिचुएशंस है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया दो सिचुएशन हो सकते हैं। एक ये हो सकती है कि आप ऑन द डेथ आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सिंपली जब आप पार्टनर को अमाउंट पे आउट करते हैं तो आप सेम एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड सिचुएशन है कि अगर आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हैं, जब पार्टनर की डेथ होती है उस डेट पर अगर आप दोबारा से कोई फाइनल अकाउंट रेडी नहीं कर रहे, तब हम कैसे इन अमाउंट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए भी आपके पास दो सिचुएशन हो सकती हैं। फर्स्ट हो सकता है आप टाइम पीरियड के बिहाफ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड सेकंड आपका हो सकता है कि आप सेल्स या फिर टर्नओवर के बिहाफ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जब मैं टाइम पीरियड की बात करती हूँ तो मैं यहाँ पर ये देखती हूँ कि अगर लास्ट ईयर में जो भी प्रॉफिट अर्न किया, जैसे मैं कहती हूँ कि अगर लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 24,000, तो हम ये एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये प्रॉफिट कंटिन्यू इसी टर्म में आगे चलता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर टाइम पीरियड कैलकुलेट करूँ तो मैं देखती हूँ कि अगर 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं तो मीन्स 2000 पर मंथ उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया। अब क्योंकि पार्टनर की डेथ अगर 1 मई को हुई है या 30 जून को हुई है या जब भी किसी डेट को हुई है, तो मैं जिस अकाउंटिंग डेट से अपना अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करती हूँ, दैट इज 1 अप्रैल। अगर सपोज करो 2021 की बात कर रही हूँ मैं, तो 21 से जैसे न्यू फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट करेंगे, इन केस पार्टनर की डेथ हो जाती है 1 मई को, तो यहाँ पर ओनली 1 मंथ का है, तो हम 1 मंथ के प्रॉफिट को एस्टिमेशन इसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो हमने कैलकुलेट किया कि 12 मंथ्स के अंदर उसका अगर पर मंथ 2000 रुपीज का प्रॉफिट का शेयर था, तो जितने टाइम पीरियड के बाद पार्टनर की डेथ हुई है उसी टाइम पीरियड तक हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे दोनों मेथड्स को, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे, बट मैं बस जस्ट ए ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए माइंड में। हम इसको क्वेश्चन के साथ करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है आपका सेल्स के बिहाफ पर। सेल्स का बिहाफ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम एक एस्टिमेशन जो हमारा मैं लास्ट ईयर्स की चेक करूं कि पूरे अकाउंटिंग ईयर के अंदर हमने कितनी सेल्स किया, टर्नओवर की, तो उसके बिहाफ पर मैं एक रेशियो फाइंड आउट कर लेती हूँ कि कितना एक हमारा सेल्स का रेशियो रहा प्रॉफिट के साथ, या फिर ओवरऑल अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ अमाउंट, तो वो एक रेशियो फाइंड आउट करके कि लास्ट ईयर की अगर सेल इतनी है, वो 12 मंथ्स के लिए थी, तो अब इस ईयर के लिए कितनी इसकी सेल्स काउंट होगी, उसके अकॉर्डिंग आप जो प्रॉफिट का रेशियो है उस रेशियो से आप अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। हम इसे अभी वर्बली नहीं अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।